हैप्पी मॉर्निंग क्लास 10। तो हम लोग अपनी बुक को जो है चलिए ओपन करते हैं और हम लोगों ने कल यहाँ लास्ट किया था वहाँ से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ी एक लाइन में मैंने आपको जो क्लियर जो है सो किया था उस पर मुझे आज जब मैं देख रहा तो पॉलिटिशियन कैवोर यहाँ पे है, तो इस लाइन को मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि द अचीवमेंट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन वाज लार्जली द वर्क ऑफ इट्स पैट्रियट्स गियुसेप्पे मैज़िनी एंड गियुसेप्पे गैरिबाल्डी एंड स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन कैवोर। इटालियन यूनिफिकेशन यानी इटली का जो एकीकरण करने का जो काम था, जो महत्वपूर्ण काम था, ये किसकी उपलब्धि से संभव हो पाया? तो इनके देशभक्त गियुसेप्पे मैज़िनी और गियुसेप्पे गैरिबाल्डी और साथ में वहां के जो राजनेता और राजनीतिक कैवोर के प्रयासों से ही यह संभव हो पाया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग रोल ऑफ मैज़िनी की भूमिका इटली के एकीकरण में। ड्यूरिंग द 1830s गियुसेप्पे मैज़िनी had become the member of the secret society Carbonari and later formed the secret society। 1830 के दशक के दौरान या कह सकते हैं 1830 के आसपास जो है गियुसेप्पे मैज़िनी जो है वो एक गुप्त संगठन का सदस्य हो गया। बाद में वह जो है एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली का गठन किया ताकि वह इटली के एकीकरण के अपने उद्देश्य में वो सफल हो सके। During the 1830s, Giuseppe Mazzini had become the member of secret society Carbonari and later formed the secret society Young Italy for spreading his objective of unification। Although the revolutionary upsprings in 1831 and 1848 had failed, यद्यपि 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह किए गए थे वह फेल हो गए थे। They served one important purpose of keeping alive the spirit of nationalism and patriotism। लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा हुआ था। वह क्या था कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को जगाने में वो सफल हुआ था। भले वो विद्रोह असफल हो गया था, लेकिन लोगों के मनों में जो है राष्ट्रवाद और देश भावना की जो है ज्योति जगाने में वो सफल हुआ था। Among all the Italian states, Sardinia Piedmont was ruled by the Italian rulers। सभी इतालवी राज्यों में सार्डिनिया और पिडमोंट में ही जो है इटालियन रूलर का शासन था। ऑल अदर्स वेयर गवर्न बाय फॉरेनर्स। उसके अलावे जितने भी इटालियन स्टेट थे उन सभी पर विदेशियों का शासन था। So the task of unification had to be taken up by Sardinia Piedmont। इसलिए यह जरूरी हो गया था कि एकीकरण का जो काम है, यूनिफिकेशन का काम जो है वो सार्डिनिया पिडमोंट के द्वारा ही किया जाना था, क्योंकि उसी पर इटालवी शासक का शासन था। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ए यूनिफाइड इटली ऑफर्ड ए पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। जो सत्तारूढ़ कुलीन वर्ग की दृष्टि में एकीकृत इटली जो है वो क्या करता? वो आर्थिक विकास के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाने में सहायक होता। अब हम लोग रोल ऑफ कैवोर के बारे में जानेंगे। कैवोर की भूमिका। कैवोर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पैडमोंट। कैवोर क्या था? सार्डिनिया पैडमोंट का चीफ मिनिस्टर था। He relied that to achieve a unification, two things were essentially. First, to build up a strong army. Second, foreign help was essential to defeat Austria। उसने महसूस किया कि एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला, एक मजबूत सेना का गठन, और दूसरा ऑस्ट्रिया को हराने के लिए विदेशी सहायता।
of all the ruling powers in Europe, France was much more inclined to help Cavour. यूरोप में जितने भी शासक ये शक्तियां थी, शासन करने वाली शक्तियां थी, उसमें फ्रांस जो है कैभोर की मदद के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक थी. His main aim was to force Austria to issue an ultimatum at the right moment and putting herself in the wrong. उसका मुख्य उद्देश्य था कि ऑस्ट्रिया को सही समय पर एक अल्टीमेटम जारी करने के लिए मजबूर करना और उसको खुद गलत साबित करना. The opportunity came in 1859 when Austria attacked Sardinia Piedmont. और यह अवसर कब आया? 1859 में आया, जब ऑस्ट्रिया ने सार्डिया पिडमोंट पे आक्रमण कर दिया. After 6 weeks of fighting, the Piedmontese and French forces won 2 pitched battles and drove the Austrians out of Lombardy. 6 सप्ताह की लड़ाई के दौरान पिडमोंट और फ्रांसीसी सेना ने 2 लड़ाइयां जीती और ऑस्ट्रियाई लोगों को लोम्बार्डी से बाहर निकाल दिया. At the point, France refused to give further help. इसके बाद फ्रांस ने और मदद देने से इनकार कर दिया. In 1860, France again entered into an agreement with Cavour. 1860 में फ्रांस जो है फिर से कैवोर के साथ एक समझौता किया. Piedmont could have Parma and Modena, where people were successful in expelling their ruler. पिडमोंट में परमा और मोडेना शामिल हो सकते थे, जहां के शासक को वहां के लोगों ने सक्सेसफुली जो है सत्ता से बाहर कर दिया था. बट इफ इट टुक्सेनी देन फ्रांस मस्ट गेट सेवॉय एंड नाइस. लेकिन अगर यह टस्कैनी ले गया तब फ्रांस को सवॉय और नाइस, जो इटली का कुछ हिस्सा था, वो उसको प्राप्त होता. कैवोर एग्रीड एज इट वुड गिव ए सॉलिड नॉर्थ इटालियन किंगडम. कैवोर जो है इस बात पे सहमत हो गया क्योंकि इससे उसको जो है ठोस इतालवी राज्य जो है प्राप्त हो जाता. उत्तरी हिस्सा जो है इटली का जो है पूरा प्राप्त हो जाता. द पीपुल ऑफ 3 डचीज वोटेड इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग विथ पिडमोंट. 3 डचीज यहां पे 3 राज्य, वहां पे जो छोटे छोटे राज्य थे जो, तो वहां के लोगों ने पिडमोंट के साथ सम्मिलित होने के लिए वोट दिया था. अब गैरीबाल्डी की भूमिका पर हम लोग जो है आते हैं. अभी तक हम लोग ये जो है तीनों की भूमिका के बारे में पढ़ना है. मैज़िनी, कैवोर की भूमिका हम लोगों ने पढ़ ली, मैज़िनी की भूमिका पढ़ ली. अब गैरीबाल्डी की भूमिका पढ़ेंगे. गियुस्पी गैरीबाल्डी ज्वाइंड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इन 1860. 1860 में गियुस्पी गैरीबाल्डी जो है इस एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल हुआ. He together with his armed volunteers started in the south and worked northwards, concentrating first on Sicily. उसने अपने सशस्त्र स्वयंसेवकों के साथ इसका जो शुरुआत दक्षिण में किया और उत्तर की ओर जो है वो काम करते हुए जो है सो वो आगे बढ़ा. सबसे पहले उसका ध्यान जो था सिसिली पे केंद्रित था. He then attacked Naples. उसके बाद उसने नेपल्स पे हमला किया. The Bourbon army collapsed and the ruler fled. बॉर्बन की सेना जो है उसका पतन हो गया और उसके शासक भाग गए. Garibaldi handed over Naples and Sicily to Cavour and set sail for his island home. गैरिबाल्डी ने क्या किया? उस जीते हुए राज्य को, नेपल्स और सिसिली को कैवोर के हवाले में कर दिया और अपने आइलैंड होम की ओर चल पड़ा. जो उसका घर जो द्वीप में था उसमें वो चल पड़ा. द पीपुल इन नेपल्स एंड सिसिली वोटेड इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग विथ पिडमोंट. नेपल्स और सिसिली के लोगों ने भी पिडमोंट के साथ ज्वाइन होने के लिए अपना वोट दिया. इन 1861 विक्टर एमेन्युअल वाज प्रोक्लेम्ड एज द रूलर ऑफ यूनाइटेड इटली. विक्टर एमेन्युअल सेकेंड को जो है एकीकृत इटली के शासक के रूप में घोषित किया गया.
ओनली वेनेटिया एंड रोम रिमेन्ड आउटसाइड इटली। सिर्फ वेनेटिया और रोम जो है इटली के बाहर अब रह गए थे। इन 1866 व्हेन बिस्मार्क वाज फाइटिंग द वार विथ ऑस्ट्रिया वाज डिफीटेड। 1866 में जब बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध कर रहा था तो ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। He took Venetia from Austria and gave it to Italy। उसने क्या किया, इस वेनेटिया को जो है ऑस्ट्रिया से छीन करके इसे इटली को दे दिया। In 1870 when Bismarck was fighting with France, France had to withdraw her troops from Rome and it was occupied by Italy। 1870 में जब बिस्मार्क जो है फ्रांस के साथ लड़ रहा था, फ्रांस को क्या करना पड़ा, अपनी सेना को रोम से हटाना पड़ा और इस पर जो है इटली का कब्जा हो गया। द यूनिफिकेशन वाज नाउ कंप्लीटेड। इस प्रकार से इटली का जो है एकीकरण पूरा हो गया। तो हम लोग यहां पे देख लिए किस तरह से जो है सो आपका जो है फ्रांस का जो है यूनिफिकेशन हुआ, ये जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का हुआ। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटेन जो है कैसे एक नेशन राष्ट्र बना, एक नेशन स्टेट बना। In Britain, the formation of a nation state was neither the result of sudden upheaval nor a revolution। ब्रिटेन का एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में गठन न तो अचानक उथल पुथल का परिणाम था, न ही किसी प्रकार की क्रांति का परिणाम था। There was no British nation before the 18th century। 18वीं शताब्दी के पहले किसी भी प्रकार का ब्रिटिश राष्ट्र जो है ब्रिटिश नेशन नहीं था। The people who inhabited the British Isles were ethnic groups such as English, Welsh, Scot and Irish। ब्रिटिश द्वीप में जो लोग बसे थे वो विभिन्न जातीय समूहों के थे, जैसे अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट थे या आयरिश थे। All of them had their separate culture and political tradition। उनमें से सभी का अपना अलग अलग संस्कृति थी और अलग अलग राजनीतिक परंपराएं थी। The English were able to dominate other groups because they grew in wealth, importance and power। उसमें अंग्रेज क्या थे, वो अन्य ग्रुपों के ऊपर प्रभावी थे क्योंकि उनके पास धन ज्यादा था, वो शक्ति और महत्व और धन सभी में जो है सो बाकी सभी से बढ़े हुए थे। द स्टेप्स थ्रू विच इंग्लैंड बिकेम ए नेशन स्टेट आर। जिन कदमों पर इंग्लैंड जो है एक राष्ट्रीय राज्य बना उसके बारे में जो है सो हम लोग चर्चा करते हैं, वे हैं आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। लंबे संघर्ष के बाद 1688 में अंग्रेजी संसद ने राजशाही से सत्ता छीन ली। The Bill of Rights was signed by the king in 1689। According to it, अधिकार के बिल पर, अधिकार के विधेयक पे 1689 में राजा के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया। उसके अनुसार है द एग्रीमेंट ऑफ पार्लियामेंट बिकेम नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टैक्सेस। यानी किसी भी प्रकार का अगर नया कर लगाया जाए तो उसमें पार्लियामेंट की सहमति जरूरी है। फ्रीडम फ्रॉम स्टैंडिंग आर्मी ड्यूरिंग टाइम ऑफ पीस द एग्रीमेंट ऑफ पार्लियामेंट बिकेम नेसेसरी बिफोर द आर्मी कुड बी मूव्ड अगेंस्ट द पीपुल व्हेन नॉट एट वार। शांति के समय खड़ी सेना से मुक्ति। और यह इसलिए जो है आवश्यक हो गया, संसद में इसका जो है ये एग्रीमेंट आवश्यक हो गया क्योंकि युद्ध के बाद में जो है सेना का इस्तेमाल जो है जनता के खिलाफ किया जाता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, संसद में बोलने की स्वतंत्रता। फ्रीडम फॉर एक्सेसिव बेल, काफी ज्यादा जमानत राशि से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम फाइन विदाउट ए ट्रायल, बिना मुकदमा चलाए हुए किसी भी प्रकार की जुर्माना लगाए जाने से मुक्ति। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain, meant in effect that England was able to impose her will on Scotland। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच
जो कह सकते हैं कि जो ये संधि हुआ उस 1707 में, जिसे एक्ट ऑफ हम लोग यूनियन कहते हैं, उसके आधार पर अब इंग्लैंड जो है स्कॉटलैंड पर अपनी इच्छा थोपने में सक्षम हो गया। सस्पिशियन एंड मिसट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज हैड प्रिवेंटेड द यूनियन थ्रू आउट द 17th सेंचुरी। दोनों देश के बीच संदेह और ये अविश्वास ने 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में संघ को एक होने से रोक दिया। द स्कॉट्स feared that they would simply become another region of England। स्कॉटलैंड के निवासियों के मन में यह भय था कि अगर ये संघ बन जाएगा तो ये भी जो है स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड का एक और क्षेत्र बन जाएगा, एक और राज्य बन जाएगा। However, in 1797, the Scottish Parliament voted to agree to the union between England and Scotland। उसके बावजूद भी 1707 में स्कॉटिश संसद ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो है सो संघ को मान्यता दे दिया और वो एक देश बन गए। Scotland kept its independence with respect to its legal and religious system, but coinage, taxation, sovereignty, trade and flag become one। स्कॉटलैंड ने इस मामले में अपना कानूनी और धार्मिक व्यवस्था को जो है स्वतंत्र रखा, लेकिन वहां की जो है सिक्के, टैक्स, संप्रभुता, व्यापार और झंडा जो है दोनों का एक हो गया। द फ्लैग इज पॉपुलरली कॉल्ड द यूनियन जैक। उस झंडे को हम लोग लोकप्रिय रूप से यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। द टू कंट्रीज हैड शेयर्ड ए मोनार्क फॉर अबाउट 100 years when King James VI of Scotland inherited the English throne from his aunt Queen Elizabeth I। दोनों देशों ने लगभग 100 वर्षों तक एक ही सम्राट का जो है सो शासन रहा, एक ही सम्राट के अंदर में काम किया। जब स्कॉटलैंड के राजा जेम्स सिक्स ने अपनी चाची क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से अंग्रेज सिंहासन को विरासत में लिया। The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were suppressed। ब्रिटिश पहचान का बढ़ने का मतलब था स्कॉटलैंड का जो अपना जो बिल्कुल अलग कल्चर था और राजनीतिक संस्थाएं थे उसका खत्म होना, उसको दबा दिया जाना। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered repression whenever they tried to assert their independence। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासियों को जो कैथोलिक वंशी थे उनके दबाव का सामना करना पड़ा। जब जब वो अपनी स्वतंत्रता की बात उठाते थे उन्हें जो है दबा दिया जाता था। द स्कॉटिश हाईलैंड्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासियों को उनकी जो भाषा थी गैलिक भाषा, उसे बोलने पर और उनके राष्ट्रीय पोशाक पहनने पर रोक लगा दिया गया। आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट। आयरलैंड को भी उसी तरह की जो है मुसीबतों का वैसा ही सामना करना पड़ रहा था जैसा स्कॉटलैंड के लोगों के साथ था। इट वॉज कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। यह देश जो है कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच में गहराई से जो है विभाजित था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्ज कैथोलिक कंट्री। अंग्रेज क्या कर रहे थे, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को जो है मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो वहां पे रहने जो अधिक वहां की जो कैथोलिक आबादी जो जनसंख्या में अधिक थी उनके ऊपर जो है प्रोटेस्टेंट्स का जो है जो है प्रभाव बना रहे। कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड। जो कैथोलिक अगर ब्रिटिश प्रभाव के विरुद्ध में जो है क्रांति करने की कोशिश करते थे उन्हें दबा दिया जाता था।
after the failure of the revolt led by Wolfe-Tone and his United Irishmen, Ireland was forcefully incorporated into the United Kingdom in 1801। वोल्फटोन और उनके एकजुट आयरिश लोगों के नेतृत्व में विद्रोह की विफलता के बाद आयरलैंड को 1801 में यूनाइटेड किंगडम में जबरदस्ती शामिल कर लिया गया। The Act of Union was passed by both the British and Irish Parliament despite much opposition according to the Act. आयरलैंड और ब्रिटिश को जो है ब्रिटेन को एक करने का कानून जो है वो दोनों सदनों में पारित करा लिया गया। ये बहुत विरोध होने के बावजूद अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इस एक्ट के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार आयरलैंड वाज टू बी ज्वाइन टू ग्रेट ब्रिटेन इनटू ए सिंगल किंगडम। अब क्या हो गया कि आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में जो है शामिल होना था, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से। डबलिन पार्लियामेंट वाज एबॉलिश्ड। आयरलैंड की जो संसद थी, डबलिन संसद, उसको जो है नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। द एंग्लिकन चर्च वाज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल चर्च ऑफ आयरलैंड। एंग्लिकन चर्च को आयरलैंड का जो है ऑफिशियल चर्च के रूप में मान्यता मिल गया। नो कैथोलिक्स वेयर अलाउड टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज। किसी भी कैथोलिक को सार्वजनिक कार्यालय में रखने की अनुमति नहीं दी गई। ए न्यू ब्रिटिश नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब एक नया ब्रिटिश राष्ट्र अस्तित्व में आया। द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन वेयर द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक एंड द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग। नए ब्रिटेन राष्ट्र का जो सिंबल था वह उनका ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक और उनका राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग। द इंग्लिश लैंग्वेज वाज एक्टिवली प्रोमोटेड एंड ऑल नेशन ओनली सर्वाइव्ड एज सॉवर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। अंग्रेजी भाषा को जो है सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया और जो पुराने राष्ट्र थे यानी आयरलैंड और स्कॉटलैंड केवल इस संघ में अधीनस्थ भागीदारों के रूप में ही बच गए थे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफी है। कल हम लोग जो है सो विजुअलाइजिंग द नेशन पढ़ेंगे। गुड बाय।